हेलो एवरीवन। बेटा हमारा +2 क्लास का टॉपिक चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और आज सरफेस केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं 8th लेक्चर। आज हम करने वाले हैं कैटालिसिस के बारे में। कैटलिस्ट और कैटालिसिस इन दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। तो आज हम इन सब बातों को कैटालिसिस से संबंधित जो भी बातें हैं वो कैसे रिएक्शन को करवाते हैं, किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, कैसे प्रोडक्टों को जल्दी से बनाने में मदद करते हैं, कितने टाइप के कैटालिसिस रिएक्शन होते हैं, तो ये सारी की सारी बातें आज हम इस टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट इन 1835 was conducting an experiment of decomposition of KClO3। बर्जेलियस नाम का साइंटिस्ट इन 1835 एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था KClO3 के डिकम्पोजिशन को लेकर। दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, ये है पोटेशियम क्लोरेट। तो इसके डिकम्पोजिशन को लेकर के रिएक्शन कर रहा था। एंड व्हाट द प्रॉब्लम्स वर विद दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम जो फेस की जाए तो वो ये कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड। और जो एनर्जी है इट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। सो द टेम्परेचर रेंज वाज फ्रॉम 653 टू 873। 653 केल्विन से 873 केल्विन तक का टेम्परेचर देना पड़ता है। इतना टेम्परेचर देने के बाद में रिएक्शन की जो स्पीड है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता है। इक्विलिब्रियम बनने में टाइम लगता है। इक्विलिब्रियम बनने में टाइम लगता है इसके अंदर। और जो प्रोडक्ट बनने का जो स्पीड है वो भी धीरे होता है। इसके अलावा जो एक्टिवेशन एनर्जी है AE वो भी बहुत हाई होती है। So these are the problems which were found during the decomposition of KClO3। पोटेशियम क्लोराइड टूट करके ये KCl के अंदर यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस के अंदर डिकम्पोज होता है, इन चीजों के अंदर टूटता है। After conducting some experiments, he added MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड को उसने इस रिएक्शन के अंदर डाल दिया। जैसे MnO2 को इस रिएक्शन के अंदर डाला, मैंगनीज डाइऑक्साइड के इस कंपाउंड को इसके अंदर डाला, he found all the points were reversed। सारी चीजें बदल जाती हैं। जहां हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है वहां लो टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कि जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लग रहा था, एनर्जी जो बहुत ज्यादा लग रही थी वो कम होगी। एंड दैट इज फ्रॉम 473 केल्विन टू 633। टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया, यानी कि एनर्जी कम होगी। और वो कितना टेम्परेचर बताया? इट इज फ्रॉम 473 से 633 केल्विन का टेम्परेचर होगा, एनर्जी कम होगी। उसके बाद में रिएक्शन की जो स्पीड है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो स्पीड अप हो जाता है, तेज हो जाता है। रिएक्शन की स्पीड काफी तेज हो जाती है इससे। इक्विलिब्रियम जो बन रहा था वो भी बहुत तेजी के साथ में बनता है। और एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए, रिएक्शन के होने की जो एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत पड़ती है पहले बहुत ज्यादा देनी पड़ती थी, अब वो कम होगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या होगी? लोअर, कम हो जाती है इसमें। एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर, कम होगी। So, after the addition of such compound in the reaction, these were the changes found by Berzelius. He called such compounds which alters the properties of a chemical reaction, called them as catalysts. इन्हीं चीजों का नाम उसने रखा catalyst। तो catalyst क्या है? Catalyst is a chemical substance। कैटलिस्ट एक केमिकल सब्सटेंस है, एक केमिकल यूनिट है, एक केमिकल एंटिटी है, कोई केमिकल स्पीसीज है, विच व्हेन एडेड टू ए रिएक्शन, जिसको जब किसी रिएक्शन के अंदर डाला जाता है तो क्या काम करता है? डिस्क्राइब ऑल दिस प्रॉपर्टीज। और which when added to the reaction
इनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की जो रेट है, रिएक्शन का जो स्पीड है, स्पीड और रेट में फर्क होता है। स्पीड फिजिक्स का टॉपिक है और उसी स्पीड को जब रिएक्शंस के अंदर बात करें तो उसे हम रेट के नाम से बोलते हैं। सो कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस और ए केमिकल एंटिटी which when added to a chemical reaction enhances the rate of reaction, attains the equilibrium quickly, leads to rapid formation of products and lowers down the activation energy of the reactant. रिएक्टेंटों को होने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसको कम कर देता है। Such substances are known as catalyst. ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन के अंदर MnO2 क्या हुआ? एक कैटलिस्ट हुआ। इन जनरल अगर हम शॉर्ट में बात करें कि व्हाट इज कैटलिस्ट, तो ये तो डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन होगी, इसकी प्रॉपर्टीज भी होगी, जो कैटलिस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है वो सारी बात करेंगे। अब हम बिल्कुल शॉर्ट में कैटलिस्ट को डिफाइन करना चाहें, एक आउटर स्केच माइंड के अंदर बनाना चाहें कि कैटलिस्ट है क्या। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस व्हिच इज एडेड टू अ रिएक्शन फॉर रैपिड फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट्स, ताकि रिएक्शन तेजी के साथ हो। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट के नाम से बोलेंगे। और कैटलिस्ट की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है रिएक्शन के अंदर वो ये, इट विल नॉट बी अफेक्टेड इन द रिएक्शन और इट इज रीजनरेटेड एज सच आफ्टर द रिएक्शन। जो एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटलिस्ट की वो ये कि रिएक्शन होने के बाद में कैटलिस्ट ठीक वैसे बाहर आ जाता है जैसे उसको डाला था, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कारण से कैटलिस्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। पर उससे पहले ये देखते हैं व्हाट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस और कैटलिस्ट क्या होगा? कैटलिस्ट तो क्या है? इज ए केमिकल, ये तो क्या हो गया? इज ए केमिकल स्पीसीज जिसे रिएक्शन के अंदर डाला जाता है, जिसे रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए डाला जाता है। बाकी सब प्रॉपर्टीज तो जो कैटलिस्ट की है वो है होती। और कैटालिसिस क्या है? ये वो रिएक्शन है जो कैटलिस्ट के कारण होता है। अगर कोई रिएक्शन बिना कैटलिस्ट के होता है तो ऐसे रिएक्शन को हम कैटालिसिस नहीं बोलेंगे। कैटालिसिस मींस रिएक्शन। कैटालिसिस का मतलब क्या है? रिएक्शन से है, वो रिएक्शन जो कैटलिस्ट के कारण हो रहा है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जो कैटलिस्ट के कारण हो रहा है। जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था, तो KClO3 का MnO2 के कारण जो रिएक्शन है, अगर KClO3 का हमने हाई टेम्परेचर यानी पहली कंडीशंस में रिएक्शन कराया तो टूटने पर ये KCl और O2 को बना था, तो दिस रिएक्शन इज नॉट कैटालिसिस, तो ये कैटालिसिस नहीं। लेकिन अगर इस रिएक्शन के अंदर हमने MnO2 को डाल दिया तो ये रिएक्शन ही क्या कहलाएगा? कैटालिसिस कहलाएगा। यानी कि कैटालिसिस और कैटलिस्ट वर्ड जो है सुनने में बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन इनमें बहुत बड़ा फर्क है कि कैटलिस्ट तो एक केमिकल स्पीसीज है, जबकि कैटालिसिस तो पूरा रिएक्शन है जो कैटलिस्ट के कारण होता है। सो दिस होल ऑफ द रिएक्शन विल बी रिगार्डेड एज कैटालिसिस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो कैटालिसिस को अगर हम शॉर्ट में बात करें तो कैटालिसिस क्या हुआ? रिएक्शन हुआ जो कैटलिस्ट के कारण होता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। टाइप्स ऑफ कैटालिसिस का मीनिंग क्या हुआ? इट मींस वो रिएक्शंस जो कैटलिस्टों के प्रेजेंस में होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दे आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के कैटालिसिस होते हैं, यानी कि वो रिएक्शन जो कैटलिस्टों होते हैं दे आर नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस एंड सेकंड इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ये तो शॉर्ट में बात करते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस कौन से होते हैं? ये वो रिएक्शन होते हैं जिनके अंदर कैटलिस्ट की स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्टों से मिलती हुई, यानी कि तीनों ही चीजें, रिएक्टेंट भी, प्रोडक्ट भी और कैटलिस्ट भी आर इन द सेम स्टेट। या तो तीनों फिजिकली सॉलिड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में, तो हम क्या बोलेंगे उनको? होमोजीनियस। होमो मींस सेम, जीनियस मींस कंपोजिशन, यानी पूरे रिएक्शन की सेम कंपोजिशन हो, तीनों चीजें एक स्टेट में हो। एंड हेटेरो मींस डिफरेंट, यानी कि इसके अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट में से किसी की भी स्टेट चेंज हो सकती है। तीनों अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, नहीं तो दो अलग अलग स्टेट तो इनमें कंपल्सरी होगी।
So this was a common description about homogeneous and heterogeneous catalysis. अब हम बात करेंगे पहले homogeneous catalysis को लेकर. So now we are going to discuss more about homogeneous catalysis. तो A टाइप का फर्स्ट टाइप का रिएक्शन हो गया ये हमारा homogeneous catalysis. सेम स्टेट, शॉर्ट में लिख दिया हमने सेम स्टेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, तीनों की सेम स्टेट हो तो हम क्या कहेंगे होमोजेनियस कैटलिसिस. फॉर एग्जांपल होमोजेनियस कैटलिसिस के कुछ एग्जांपल करें तो लाइक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिलकर के इट फॉर्म्स SO3 सल्फर डाइऑक्साइड विद द कैटलिस्ट NO नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें कैटलिस्ट होता है. ये भी गैस है, ये भी गैस है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैस है और जो कैटलिस्ट यहां लिया है दिस इज आल्सो इन द गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट हुआ. ऐसे हम दूसरा एग्जांपल कर लेते हैं. CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन इनमें रिएक्शन होगा टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे आर इन गैसियस स्टेट. जो कैटलिस्ट यहां यूज हो रहा है दैट इज अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड है व्हिच इज गैसियस इन स्टेट. सो सारी चीजें इन एग्जांपल्स में क्या है आर इन गैसियस स्टेट, आर इन द सेम स्टेट, सो देयरफॉर दे आर होमोजेनियस कैटलिसिस. ऐसे एक और एग्जांपल करें decomposition of H2O2 to form H2O and oxygen gas. This is made by iodide ions in the gaseous form, liquid form. ये लिक्विड फॉर्म में हो रहा है और ये लिक्विड फॉर्म में है और लिक्विड में हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया सॉरी. तो ये आयोडाइड जो है इन द लिक्विड फॉर्म, ये हो गया. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को लेकर जिसके अंदर सारी चीजें आर इन द सेम स्टेट लाइक डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन. ओजोन के डिकम्पोजिशन की बात करें या इसके ऑक्सीडेशन की बात करें. ऑक्सीडेशन ऑफ ओजोन व्हेन मेड विद NO नाइट्रिक ऑक्साइड से अगर हम इसका डिकम्पोजिशन करेंगे देन इट विल फॉर्म O2 ऑक्सीजन गैस बनाती है. गैस 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 एंड गैस दे आर ऑल इन द सेम स्टेट में. इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल करें हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COO लाइक दिस. तो इसका एग्जांपल हो गया इथाइल एस्टेट CH3COO C2H5. ये इथाइल एस्टेट एक ईस्टर है. इसका जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस माने टू ब्रेक तोड़ना, तो लिसिस हो गया टू ब्रेक. और किससे तोड़ रहे हैं हम? हाइड्रो मींस वाटर, वाटर से तोड़ने का काम कर रहे हैं इसको. तो वाटर से हम इसको डिसोशिएट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पर. दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के कारण ये काम किया जाएगा. तो H2SO4 जो यहाँ लिया गया है इज इन द लिक्विड स्टेट. जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में है और जो यहाँ ईस्टर लिया है वो भी लिक्विड स्टेट के अंदर है. अब जब इनके अंदर डिकम्पोजिशन का काम होगा तो CH3COOH एसिड, वाटर का H यहाँ आ जाएगा, वाटर का OH C2H5 के साथ जुड़ जाएगा C2H5OH. तो ये है डिकम्पोजिशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स. इसके अंदर जो चीजें बन रही हैं और जो चीजें रिएक्टेंट के रूप में यूज हो रही है और जो कैटलिस्ट है जो यूज हुआ है यहाँ पर दे आर ऑल इन द सेम स्टेट, सारे के सारे लिक्विड स्टेट के अंदर. तो ये क्या हो गया आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस. अब हम बात करेंगे होमोजेनियस कैटलिसिस में थ्योरी ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस. जो होमोजेनियस कैटलिसिस है उसकी मैकेनिज्म को समझ रहे हैं. एक प्रकार से हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म को लेकर. मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस. होमोजेनियस कैटलिसिस इसे हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ. इसके दो नाम हो गए, या तो इसे मैकेनिज्म के नाम से बोल दो या हम ये देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ होमोजेनियस
कैटालिसिस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट कैसे काम करता है, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। जो थ्योरी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए होमोजीनियस कैटालिसिस में कैटलिस्ट कैसे काम करता है उसको समझाने के लिए जो थ्योरी है, इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। थ्योरी इज नोन एज थ्योरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। थ्योरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया कि इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट के साथ जुड़ करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बनाते हैं। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बनी है वो बचे हुए रिएक्टेंट के साथ जुड़ करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाती है और कैटलिस्ट इस रिएक्शन में बाहर आ जाता है। एक एग्जांपल से हम इसको प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने किया था SO2 प्लस O2 के बीच में रिएक्शन हुआ था SO3 बनाने के लिए, और यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ था दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। दे ऑल आर इन द सेम स्टेट, गैस के स्टेट में होते हैं। अब देखिए जो मैकेनिज्म है इसकी, हाउ द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, यानी कि रिएक्शन कैसे हो, हाउ डज दिस कैटलिस्ट हेल्प इन द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। तो इस थ्योरी में ये बताया कि जो कैटलिस्ट होता है वो दोनों रिएक्टेंटों में से किसी एक रिएक्टेंट के साथ जुड़ करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो ना रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट किसी से मैच नहीं करती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शॉर्ट लिव्ड होते हैं, थोड़ी सी देर के लिए बनते हैं, उसके बाद में रिएक्शन के बची हुई चीजों से रिएक्शन करके खत्म हो जाते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। अब देखो कैसे, ये स्टेप 1 हो गया इसका, हम इसे स्टेप 1 कह सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर जो हमारा कैटलिस्ट है, यहाँ है NO, वो दोनों में से एक रिएक्टेंट के साथ जुड़ करके इस रिएक्शन के अंदर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके इस कन्वर्टेड इनटू NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो बना है दिस इज व्हाट एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसे हम इंटरमीडिएट कंपाउंड क्यों कहा, क्योंकि ना तो रिएक्टेंटों में ना ही प्रोडक्टों में किसी से मैच कर रहा है। रिएक्शन के बीच में शॉर्ट टर्म लिव्ड स्पीसीज होता है, कुछ समय के लिए बनने वाली चीज होती है। ये बनने के बाद स्टेप सेकंड के अंदर जो बचा हुआ रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, NO2 प्लस SO2 इनमें रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन होकर के अब जो इसने ऑक्सीजन ली थी NO2 ने, वो ऑक्सीजन अब इस SO2 को डोनेट कर दी जाएगी एंड इट विल फॉर्म NO3, सॉरी इट विल फॉर्म NO और ऑक्सीजन इसको ट्रांसफर हो जाएगी तो इसमें बदल जाएगा SO3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो आपके पास में ये फाइनल रिएक्शन आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा जो इंटरमीडिएट है, बाकी चीजों को आप जोड़ोगे यू विल गेट द फाइनल प्रोडक्ट। ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट अपने पोजीशन के ऊपर वापस आ जाएगा, बाकी जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन का एक एग्जांपल, जिसमें बताया कि कैटलिस्ट कैसे इंटरमीडिएट कंपाउंड को बना करके प्रोडक्ट्स को बनाने का काम करता है एंड इज इटसेल्फ रीजेनरेटेड, और अपने आप उनमें कैसे बाहर आ जाता है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन हम कर रहे थे और ये टूटता है H2O प्लस O2 के अंदर। अगर इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो वी विल हैव दिस कंडीशन, और यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ था दैट वाज आयोडाइड आयन। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप के अंदर मैकेनिज्म कर रहे हैं या थ्योरी कर रहे हैं इसमें, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, जो H2O2 है ये आयोडाइड आयन के साथ कंबाइन करके इसके साथ जुड़ करके एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। तो H2O2 टूट करके ये बन जाएगा वाटर के अंदर, प्लस अब देखिए एक ऑक्सीजन इसमें जो बच गई है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगी और ये बनाएगा IO नेगेटिव। इट इज नोन एज हाइपो आयोडाइड आयन। इसे हम हाइपो आयोडाइड आयन के नाम से बोलते हैं। यहाँ इसमें आयोडीन की जो वैलेंसी है वो +1 फॉर्म के अंदर यूज हो रही है, इसलिए हम इसको हाइपो आयोडाइड, हाइपो मींस लेस, आयोडाइड मींस आयोडीन की जो वैलेंसी सबसे कम जहां यूज हो रही है, इसलिए हो गया हाइपो आयोडाइड आयन। अब हो जाएगा सेकंड स्टेप।
इन स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि स्टेप नंबर 2 के अंदर ये जो IO नेगेटिव है और जो H2O का सेकंड मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करके, यानी कि बचे हुए रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू H2O एंड ऑक्सीजन गैस। और आयोडीन जो है वो आयोडाइड फॉर्म के अंदर वापस रीजनरेट हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे यू विल हैव दिस रिजल्ट, ये का ये आंसर हो जाएगा। सो these are the two examples which explains the mechanism of homogeneous catalysis। अब हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक को लेकर के, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज heterogeneous catalysis। heterogeneous catalysis यानी कि ये वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑल द थ्री थिंग्स, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर नॉट इन द सेम स्टेट। ऑल थ्री आर नॉट इन सेम स्टेट। फॉर एग्जाम्पल like H2 and N2, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और ये जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं वो है अमोनिया, वो भी गैस। लेकिन यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हुआ है वो आयरन एज सॉलिड फॉर्म, आयरन को सॉलिड फॉर्म में यूज किया। गैस गैस गैस, बट एक फॉर्म किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर सॉलिड फॉर्म में आ रहा है, तो क्या हो गया, हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट हो गया। ऐसे अब हम बात करें CO प्लस H2, दोनों ही गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और इसके अंदर जो कैटलिस्ट है वो कॉपर है, और Cr2O3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं दैट इज ZnO, जिंक ऑक्साइड को भी यूज करते हैं। तो ये सॉलिड फॉर्म में है, Cr2, Cr2O3 ये भी सॉलिड फॉर्म में है, ZnO ये भी सॉलिड फॉर्म में। अब ये दो गैस के फॉर्म में, और जिस प्रोडक्ट को ये बना रहे हैं दैट इज मीथेनॉल, CH3OH, ये लिक्विड स्टेट में। कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में है, रिएक्टेंट गैस के फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में। सो यहाँ क्या हो रहा है, स्टेट सबकी चेंज हो रही है। तो ये कैसे एग्जांपल हो गए, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के बनाने का कौन तरीका होता है, यानी कि SO2 प्लस ऑक्सीजन, ये आपस में इंटरेक्शन करके SO3 को बनाते हैं। तो एक और कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं दैट इज V2O5, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म, इससे पहले एग्जांपल में हमने NO को यूज किया था। जो NO को यूज किया था उस वक्त जब SO3 बनता है तो उसको बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस, और ये है कांटेक्ट प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में ही सल्फ्यूरिक एसिड बनने का तरीका, बस फर्क ये कि SO3 बनाने के लिए जब V2O5 का यूज हो रहा है तो इस प्रोसेस का नाम कांटेक्ट प्रोसेस है, और NO का जब यूज हो रहा हो कैटलिस्ट के फॉर्म में तब हम उसको लेड कांटेक्ट प्रोसेस के नाम से बोलते हैं, या लेड चैम्बर प्रोसेस के नाम से बोलते हैं। तो यहाँ ये गैस, ये जो बन रहा है ये भी गैस, लेकिन जो कैटलिस्ट है यहाँ पर वो इज इन द सॉलिड फॉर्म। सो ये क्या होगा, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। ऐसे ही एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं which is involved in the polymerization of ethene। ethene का फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी N यूनिट्स ली हमने। तो पॉलीमराइजेशन कराते हुए वी यूज जिगलर नाटा कैटलिस्ट, हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, इट इज NiCl4 निकल टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम, ये इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन का नाम होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जो इथीन है इट इज कन्वर्टेड टू पॉलीइथीन, इसके बॉन्ड टूट जाते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये पॉलीमर को बनाने का काम करता है नोन एज पॉलीथीन या पॉलीइथीन। तो यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है इज इन द सॉलिड फॉर्म, ये है वो गैस के फॉर्म है, और जो पॉलीमर बन रहा है दिस इज आल्सो इन द सॉलिड फॉर्म। सो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन बाय यूजिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। ये हेटेरोजेनियस कैटलिसिस
इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल अगर हम करें तो वह एग्जॉस्ट सिस्टम है। एग्जॉस्ट सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स, जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के अंदर जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो भी हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस का ही एग्जांपल होता है। ऑटो एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब हम कॉमनली एग्जॉस्ट को साइलेंसर के नाम से बोलते हैं, वी कॉल इट एज साइलेंसर। तो साइलेंसर आपने गाड़ियों के अंदर, बाइक्स वगैरह के अंदर या दूसरी गाड़ियों में आपने देखे होंगे। तो जो साइलेंसर होता है, इस साइलेंसर के अंदर लगे होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर ऑक्साइड्स। ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं? जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट, जिसमें कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये एलिमेंट आते हैं, दे आर ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल और उनके ऑक्साइड का यूज किया जाता है इन साइलेंसर टू एक्ट एज कैटलिस्ट। जो एग्जॉस्ट होते हैं, जब इंजन चलता है, इंजन में कंबशन की प्रोसेस होती है, पेट्रोल जलते हैं, फॉसिल फ्यूल जलते हैं, उन फॉसिल फ्यूल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड कार्बन ऑक्साइड्स आर प्रोड्यूस्ड। इसके अलावा सर्टेन सल्फर ऑक्साइड्स आल्सो प्रोड्यूस्ड। तो कैटलिस्ट जो हमने यहाँ यूज किए हैं, ये क्या करते हैं? दे कंबाइन दीज हार्मफुल गैसेस। ये इन हार्मफुल गैसेस, SO2 की बात नहीं हो रही, ये इन हार्मफुल गैसेस को दे एक्ट एज कैटलिस्ट इन एंड कन्वर्ट देम टू N2 गैस। ऐसे ये है, इसको मीथेन के अंदर या फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, या तो NO2 में या N आइदर ऑफ द प्रोडक्ट। वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन जो है वो किस स्पीड से हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसके अनुसार ये हार्मलेस गैसेस आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द साइलेंसर और एग्जॉस्ट सिस्टम इन ऑटोमोबाइल्स। अब हम बात करते हैं इसके अंदर भी थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस का थ्योरी यानी कि मैकेनिज्म इसकी। यहां पर तीन थ्योरीज हैं। हियर वी हैव थ्री थ्योरीज टू एक्सप्लेन। एक तो है ऑल एडजॉर्प्शन थ्योरी, ऑल एडजॉर्प्शन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू ऑल एडजॉर्प्शन थ्योरी, जो रिएक्टेंट्स होते हैं, दे रिएक्ट और दे आर फर्स्ट एडजॉर्ब ओवर द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। मान लिया जाए ये कैटालिस्ट है, हमने बहुत सारे एग्जांपल किए, उनमें कोई भी कैटालिस्ट मान लो। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, सपोज रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी आर देयर, दो रिएक्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू ऑल एडजॉर्प्शन थ्योरी, रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी दे आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये कैटालिस्ट हो गया और ये रिएक्टेंट ए हो गया, ये रिएक्टेंट बी हो गया, ऐसे फिर रिएक्टेंट ए हो गया, ये रिएक्टेंट बी हो गया। तो दे आर एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटालिस्ट। और एडजॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मींस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहां पर क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी इससे, और ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी रिएक्टेंट्स के लिए। और इस एक्टिवेशन एनर्जी के मिलते ही इन मॉलिक्यूलों के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगा, और रिएक्शन शुरू होते ही कैटलिस्ट तो अलग हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है यानी कि ए और बी के जुड़ने से, इनके बीच में रिएक्शन होने से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बन करके इनसे अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे से। So in this way, catalyst is regenerated and products are formed by adsorption. Adsorption process. जितनी ज़्यादा adsorption होगी इसके अंदर, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी किसका काम करेगी? एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगी। और एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंटों को मिलते रिएक्शन शुरू होगा और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट अलग अलग हो जाएंगे। ये होगी फर्स्ट ऑल एडजॉर्प्शन थ्योरी, पहली थ्योरी के अनुसार। अब सेकंड है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। सेकंड इज इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। ये थ्योरी ठीक वैसे जैसा कि हमने होमोजेनियस कैटालिसिस के अंदर किया था। अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन ए एंड बी रिएक्टेंट दे कंबाइन ओवर द
कैटलिस्ट ए और बी जो रिएक्टेंट है वो कैटलिस्ट के साथ जुड़ते हैं टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड ए, ये कैटलिस्ट हो गया, ये बी, ये कैटलिस्ट के साथ में जुड़ रहे हैं ए और बी टू फॉर्म द इंटरमीडिएट कंपाउंड, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना रहे और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनने के बाद सी इनमें से यानी कि कैटलिस्ट इनमें से अलग हो जाता है और ये दोनों जुड़ करके प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं। यानी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, उसके बाद में फाइनल प्रोडक्ट और कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है, ए और बी नाम के ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये हो गया इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। जो थर्ड थ्योरी है, इट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ थ्योरी फॉर हेटेरोजेनियस कैटलिसिस। थर्ड थ्योरी है जो सबसे ज्यादा सही है हेटेरोजेनियस कैटलिसिस को समझाने के लिए। दिस इज नोन एज मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या बताया? इस थ्योरी में ये बताया कि जो कैटलिस्ट होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, दे हैव फ्री वैलेंसीज ओवर देयर सरफेस। सपोज जो कैटलिस्ट है उसे हमने, ये कैटलिस्ट हो गया और ये कैटलिस्ट के अंदर जो उसके एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दिखाया। तो ये है सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये जो पॉइंट है यहां तक का, दिस इज टोटली कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हैव फ्री एनर्जी ओवर देयर सरफेस। ये फ्री एनर्जी कहो आप इसको, या फ्री वैलेंसी भी हम इसको कह सकते हैं, फ्री वैलेंसी। सो कैटलिस्ट हैव फ्री वैलेंसी ओवर देयर सरफेस। व्हेन रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी, जब रिएक्टेंट ए और रिएक्टेंट बी comes in contact with the catalyst, they form bond with the free valencies of the catalyst. A और B जब इसके कैटलिस्ट के पास में आते हैं तो कैटलिस्ट की फ्री एनर्जी के साथ में, फ्री वैलेंसी के साथ में आके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखिए, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन? ये तो हो गया कैटलिस्ट, वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय दिस कैटलिस्ट। अब यहां पर रिएक्टेंट्स आर कंबाइंड, रिएक्टेंट्स जुड़ रहे, ये यहां हमने कंप्लीट बॉन्ड नहीं दिखाया। इट रिप्रेजेंट्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट विद द कैटलिस्ट। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड बनने की शुरुआत, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ रिएक्टेंट विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट सी से हम कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट, आर हो गया रिएक्टेंट्स के। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो काम हो गया, अब इसके बाद में ये कैटलिस्ट दे विल फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द कैटलिस्ट। अब रिएक्टेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे कैटलिस्ट के साथ में और इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। जब ये प्रोडक्ट बनाना शुरू करेंगे तो फाइनल स्टेप में क्या हो जाएगा? जैसे ही ए और बी के बीच में रिएक्टेंटों के पहले कैटलिस्ट की फ्री वैलेंसीज के ऊपर आकर के जुड़ते हैं, फ्री वैलेंसीज के ऊपर आकर जुड़ने के बाद उससे बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनने के बाद में फिर इनके बीच में रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, प्रोडक्ट को बना लेते हैं और प्रोडक्ट के बनते ही जो प्रोडक्ट होते हैं दे आर रिलीज्ड, वो निकल जाते हैं और कैटलिस्ट पीछे की तरफ बाहर निकल आता है। तो यहां से बॉन्ड इनका टूट गया है, ए और बी, ये इसकी फ्री वैलेंसी फिर से रीजनरेट हो गई है, सो दैट इट में अगेन वर्क एज कैटलिस्ट। सो कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड एज सच। कैटलिस्ट इसमें बिल्कुल वैसे पहले जैसे रिलीज हो रहा है। कैटलिस्ट regenerated as such and these are products। ये बन गए प्रोडक्ट्स। सो 4 स्टेप्स में हमने दिखाया। पहले स्टेप में बताया कि जो कैटलिस्ट होता है उसके पास फ्री वैलेंसीज होती है सरफेस के ऊपर और उसके साथ आकर के उन फ्री वैलेंसीज के ऊपर आकर के रिएक्टेंट आकर जुड़ गए। सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट्स का जुड़ना दिखाया था डॉटेड लाइनों से। थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट का कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन विद कैटलिस्ट एंड
प्रोडक्ट रिएक्टेंटों का आपस में रिएक्शन होना और उनके बीच में बॉन्ड बनना दिखाया। और फोर्थ स्टेप के अंदर हमने क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन गए हैं, प्रोडक्ट बनने के बाद में वो से डिटैच हो जाते हैं, टूट के अलग हो जाते हैं, तो कैटलिस्ट अलग हो गया, प्रोडक्ट्स अलग हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिसिटी और स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में तीन मेन गुण होते हैं, उसके तीन मुख्य गुण होते हैं। एक है एक्टिविटी। फर्स्ट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब ये रिएक्शन की स्पीड को 10 टू पावर 10 टाइम्स तेज कर देता है, 10 to power 10 times. For example, if we combine H2 and O2 in presence of platinum, then with the violent explosion H2O is formed. वाटर बन जाएगा। अगर प्लेटिनम को यूज करें, इनके बीच में टेम्परेचर देकर हमने रिएक्शन कराया तो वायलेंटली, वायलेंटली का मतलब होगा बहुत तेजी के साथ में, विद एक्सप्लोजन, आवाज के साथ, बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन होता है। अगर प्लेटिनम यूज ना करें तो रिएक्शन बहुत धीरे होगा या होगा भी नहीं। तो ये हो गया इंक्रीजेस 10 to power 10 टाइम्स, यानी कि कैटलिस्ट की खास बात क्या होगी, रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है। सेकंड पॉइंट इज अबाउट द सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी का मतलब हो गया एक जो कैटलिस्ट है वो जिस रिएक्टेंट पे काम कर रहा है उसमें वो उसी प्रोडक्ट को बनाने का काम करेगा, दूसरे प्रोडक्ट को नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, अगर हम यहाँ कॉपर को एज कैटलिस्ट लेकर के इनको हीट करें, देन दे विल फॉर्म HCHO। ये क्या है, एक एल्डिहाइड, इट इज फॉर्मिंग एन एल्डिहाइड। और अगर यही रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ में निकल को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करके बनाया तो ये बनाएगा मीथेन, CH4 एंड वाटर। और अगर यही इन्हीं तीन चीजों के, इन दो चीजों के बीच के रिएक्शन को हमने कराया बाय यूजिंग कॉपर सॉलिड फॉर्म में, अभी पीछे हेटेरोजेनियस एग्जांपल में हमने इस एग्जांपल किया था, और हमने लिया Cr2O3 और ZNO। इन तीन कैटलिस्टों से अगर इस रिएक्शन को कराया इट विल फॉर्म मीथेनॉल, यानी कि यहां क्या बना, एल्कोहल, और यहां क्या बन रहा है, हाइड्रोकार्बन। तो देखो रिएक्टेंट क्या है, सबके अंदर सेम है, लेकिन जैसे कैटलिस्ट बदल रहा है वैसे ही प्रोडक्ट उसमें बदल रहा है। कैटलिस्ट चेंज हुआ तो प्रोडक्ट बन गई। दिस इज सेलेक्टिविटी, यानी कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन कराते कॉपर को लिया तो ये कॉपर फिक्स है, किसको बनाएगा, HCHO को बनाएगा। और अगर हमने कैटलिस्ट को बदल दिया तो एल्डिहाइड नहीं बनेगा, जैसा कैटलिस्ट नहीं उसके अनुसार प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। दिस इज सेलेक्टिविटी। एंड लास्ट इज स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब हो गया स्पेसिफिक फॉर ए रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में अगर एल्डिहाइड बनाना है तो कॉपर इज स्पेसिफिक फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए कॉपर ही है। और अगर एल्डिहाइड ना बना करके अल्कोहल बनाना हो सो दीज आर स्पेसिफाइड, ये फिक्स है इस रिएक्शन के। सो दिस इज स्पेसिफिक, यानी कि कोई कैटलिस्ट जिस रिएक्शन के लिए फिक्स है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फिक्स है, विल बी यूज्ड दैट कैटलिस्ट फॉर दैट रिएक्शन।